नमस्कार। अगर पर्यावरण की दृष्टि से, पर्यावरण विषय के अध्ययन की दृष्टि से हम आज के भारत और पाकिस्तान के युद्ध का या युद्ध विराम का विश्लेषण करते हैं, तो हमको एक टॉपिक वहाँ पे मिलता है पर्यावरण में, जिसको हम बोलते हैं बायोटिक इंटर रिलेशनशिप, अर्थात जैव अंतरजातीय संबंध। इसके अंतर्गत क्या होता है, हमारे पास एक प्रकार का संबंध मिलता है, जिसको हम बोलते हैं एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में क्या होता है, दो प्रजातियों के बीच का जो संबंध होता है, उसमें एक प्रजाति नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाती है दूसरी प्रजाति के होने से। लेकिन मजे की बात यह है कि जिसके होने से वह नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है, उस बेचारी को पता नहीं है कि मेरे होने से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाती है। भारत और पाकिस्तान की आज के युद्ध विराम की स्थिति में, या पिछले 2 दिन में जो युद्ध विराम हुआ है, उसमें अगर हम भारत और अमेरिका के संबंधों का विश्लेषण इस दृष्टिकोण से, यानी कि एमेंसलिज्म रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से करते हैं, तो हमको यह पता लगता है कि अमेरिका वह प्रजाति है जिसको भारत के पाकिस्तान में होने से एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, और इसी निगेटिव एस्पेक्ट में बहुत गुपचुप तरीके से लेकिन तीव्रता के साथ प्रयास करा गया कि किसी भी प्रकार से भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध विराम हो जाए। तो नमस्कार, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं एमआई के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे मेरा मूल उद्देश्य यह है कि जिनके पास भी शिक्षा का अभाव है, विशेष रूप से सिविल सर्विस को लेकर, उनके पास शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए। इसी माध्यम से इस चैनल को, और पर्टिकुलरली मैंने अपनी वेबसाइट को प्रारंभ करा है muradadies.com। तो आप उस वेबसाइट पर जाइए, उसका अध्ययन करिए और देखिए, वहाँ पे मैं सिविल सर्विस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसके लिए मैं किसी प्रकार का कोई भी आर्थिक शुल्क या फीस यहाँ पर नहीं लेता हूँ। मन में थोड़ी खींच है, मन उदास है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध विराम क्यों हो गया, क्योंकि हम लगभग विजयी मुद्रा में थे, और अगर 2 से 3 दिन का हम और प्रतीक्षा कर लेते तो पाकिस्तान घुटनों पे आकर हमारे सामने ही आत्मसमर्पण कर देता। लेकिन क्या कारण रहा कि हम युद्ध विराम की स्थिति में चले गए, अर्थात सीज फायर की स्थिति में चले गए हैं। अब अगर इस स्थिति का विश्लेषण हम पूरे वैश्विक परिदृश्य के माध्यम से करते हैं, तो हमको समझ में आता है एक कारण कि संभवतः यह एक कारण रहा होगा कि क्यों युद्ध विराम करवाया गया है। इस वैश्विक परिदृश्य में हम यूएस की स्थिति को देखेंगे, इसी लेक्चर में हम भारत और पाकिस्तान के मध्य के संबंधों को देखेंगे, और पाकिस्तान के महत्व को देखेंगे, जिसमें उसका महत्व उसके भौगोलिक संदर्भ के विषय के साथ में निकल कर आता है। और साथ ही यहाँ पर देखेंगे चाइना की स्थिति आर्थिक रूप से, भौगोलिक रूप से क्या कहती है। चाइना और यूएस के बीच के जो संबंध है उनका विश्लेषण करेंगे, और अंत में अपनी कमी को ढूंढते हुए हम इस विश्लेषण का अंत करेंगे। तो वो जो एमेंसलिज्म का रिलेशनशिप था, जिसमें भारत के पाकिस्तान में होने से अमेरिका नकारात्मक प्रभावित हो रहा था, उसी का परिणाम था कि हम इस युद्ध विराम की स्थिति में आ गए। और हमारी त्रुटि क्या रही है, हमारी त्रुटि जो आज इस लेक्चर का टॉपिक है, वह है कि हमने समय की अनुशासनहीनता कर दी है। यानी कि एक टाइम इनडिसिप्लिन आया हमारी इस वॉर अप्रोच स्ट्रेटेजी में अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसके कारण हमको सीज फायर में जाना पड़ा है। तो इस स्थिति के विश्लेषण में इस पहले डायग्राम को देखिए, जिसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य उसकी जनसंख्या का वितरण मिलता है। और जब भारत विभाजित हुआ है, तब पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में मुस्लिम जनसंख्या क्या क्या अनुपात रहा था। भारत और पाकिस्तान को ब्रिटिशर्स जाते जाते डिवाइड कर गए थे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश की जो ब्रिटिश थे वो पूरे विश्व की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में एक केंद्रीय भूमिका में थे, और आज वही केंद्रीय भूमिका में यूएस है। लेकिन यूएस को सामने से आके टक्कर देता है चीन, और भारत और पाकिस्तान, या हम कहें भारत, कहीं इन्हीं समीकरणों में बीच में आकर फंस गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी त्रुटि नहीं रही है, तो वह त्रुटि भी मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में हमारी त्रुटि क्या रही है। लेकिन अब हम इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम को जब हम देखते हैं, जो इमेज आपके सामने आती है, तो इसके माध्यम से हमको पता लगता है कि पश्चिम एशिया, भारत और भारत और पाकिस्तान जो कि दक्षिण एशिया के भाग हैं, तो पश्चिम एशिया, भारत और पाकिस्तान की स्थिति वैश्विक परिदृश्य में, उसके भौगोलिक परिदृश्य में हमको कहाँ देखने को मिलती है, अर्थात हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशंस क्या है। इन ज्योग्राफिकल रिलेशन के बेस पे अगर हम इसको थोड़ा और ब्रॉड करते हैं, और अब इस दूसरे चित्र के माध्यम से, मैप के माध्यम से हम देखते हैं, तो हमको पता लगता है कि पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और अफ्रीका के मध्य कहीं पर स्थित है। इसमें अगर हम तीसरे चित्र को देखते हैं, तो हमको ये पता लगता है कि यहाँ पर हमको कुछ प्रमुख देश दिखाई दे रहे हैं। उन देशों में हमको एक देश मिल रहा है सऊदी अरेबिया, उसके साथ ही हमको मिल रहा है इंपॉर्टेंट एक देश ईरान, उसके साथ फिर हमको मिलता है अफगानिस्तान, हमारा पाकिस्तान, और हम अपने आप में स्वयं में भारत। हमारा पाकिस्तान का मध्य की मैं स्थिति बात कर रहा हूं, क्योंकि इस युद्ध की स्थिति का विश्लेषण हम पाकिस्तान और भारत के मध्य के हिसाब से कर रहे हैं। इसका अर्थ नहीं है कि उस आतंकवादी और हिजड़े टाइप के देश से या नपुंसक प्रकार के देश से मेरा कोई विशेष संबंध यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास मैं अपने आप में कर रहा हूँ।
अब इसी दृष्टिकोण में हम एक अगला देश देखते हैं जिसमें हमको मिलता है चीन। अब चीन और अमेरिका के मध्य हम जानते हैं कि इस समय एक ट्रेड वॉर चल रहा है। अब यदि हम पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति में पूर्व में भारत है, पश्चिम में अफगानिस्तान है और दक्षिण की तरफ अरब सागर की स्थिति है। भारत में ही इसमें जब पूर्व में भारत है तो इसी के पूर्व में चीन की स्थिति आ जाती है। पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि ये अपने बॉर्डर को पीओके की तरफ से चीन के साथ साझा करता है और चीन यह जानता है कि अगर एशिया में यूएस के हितों को बना रहना है तो पाकिस्तान उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि चीन के प्रभाव में कभी भी भारत नहीं आ सकता। तो कोई एक ऐसा विषय जो पाकिस्तान के माध्यम से चीन के प्रभाव में रहता है वह केवल पाकिस्तान हो सकता है। यदि अगर पाकिस्तान चीन के प्रभाव में आ जाता है तो बात सीधी सी ये हो जाएगी कि चीन की भौगोलिक स्थिति में चीन अरब सागर में पाकिस्तान के बॉर्डर पर आकर लगभग पूरी तरीके से खड़ा हो जाएगा। बस यहीं पर पाकिस्तान बार्गेन कर जाता है। वह यूएस के पास जाता है और कहता है कि आप हमको सहायता दीजिए, अगर आप हमको सहायता नहीं देंगे तो हम परोक्ष रूप से चीन के पास चले जाएंगे। चीन के स्टेटमेंट लगातार इस बात को लेकर आ चुके हैं कि हम पाकिस्तान के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि चीन को पाकिस्तान यूएस को टक्कर देने के लिए चाहिए। अब यहाँ पर भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति में जो नई अब तटीय सीमा की लंबाई आई है उसके अनुसार 11,000 किलोमीटर की तटीय रेखा भारत की हिंद महासागर के पास है। भारत अपनी मिलिट्री कैपेसिटी पे 3 और 4 नंबर में पूरे विश्व में रैंक करता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि भारत किसी भी स्थिति से यूएस के और चीन के प्रभाव में आज की स्थिति में नहीं रह सकता है। उधर रशिया की स्थिति को देखते हैं तो भारत को रशिया का फुल सपोर्ट यहां पर आकर मिल जाता है। इसका अर्थ यह है कि अगर अपने हितों को एशिया में बनाए रखना है तो अमेरिका को कोई एक ऐसा साझा देश चाहिए जो इसके हित को वहां पर बना के रखे। इस हितों में केवल और केवल एक देश उसको पाकिस्तान मिलता है, क्योंकि अमेरिका किसी भी स्थिति में भारत को शक्तिशाली देश होते हुए नहीं देखना चाहता है। अब यहां पे समीकरण को समझिए। अमेरिका को भारत चाहिए चीन को काउंटर करने के लिए, लेकिन अमेरिका को भारत वैश्विक राजनीति के शक्ति के केंद्र में नहीं चाहिए। और अगर उसे भारत वैश्विक राजनीति के शक्ति केंद्र में नहीं चाहिए तो उसे भारत को डिस्टर्ब करके रखना होगा। इसी व्यवधान में उसने पहले बांग्लादेश में पूरा व्यवधान करके शेख हसीना को वहां से हटाया है और वह निरंतर पाकिस्तान को पालने की स्थिति में रहता है। वो तो अच्छा हुआ कि उसकी आंखें उस समय खुल गई कि वह लगातार फंड कर रहा था आतंकवाद के लिए, और उसामा बिन लादेन जिसने अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी घात किया था वह उसको पाकिस्तान में मिल गया। तो उसको ये बात समझ में आ गई कि पाकिस्तान मेरा भी सगा नहीं है, लेकिन तब भी उसको पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि एशिया में उसके हितों को बना रहना है। एशिया में उसको हितों को बना रहना है, इसलिए अगर उसके हितों को बना रहना है तो पाकिस्तान को वो पालने पोसने का काम करेगा। और इसी माध्यम से आईएमएफ के माध्यम से पाकिस्तान को लोन भी सैंक्शन हो रहे हैं। आईएमएफ का सीधा सा अर्थ है कि अमेरिका, तो जो अमेरिका चाहेगा वही आईएमएफ कर देगा। इसके साथ ही यूरोप की जो वेस्टर्न पावर हैं वह भी किसी स्थिति में अपने स्टेक को एशिया से उठने नहीं देना चाहती हैं। इसलिए भारत एक ऐसी महाशक्ति है जो पूरे एशिया पर इस समय रूल कर रहा है, और अगर उसको नहीं रोका गया तो पूरे विश्व की वे केंद्रीय शक्ति सामने बनकर उभर कर आएगा। इसलिए भारत को डिस्टर्ब रखना या उसको व्यवधानों में रखना बहुत आवश्यक है। यह हो गया वैश्विक परिदृश्य में, जहां पे भारत और पाकिस्तान का युद्ध वास्तव में परोक्ष रूप से या इनडायरेक्टली अमेरिका और चीन के मध्य फंस गया था, जहां पर पाकिस्तान ने पूरा लाभ लिया है अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण। यूएस से भी उसने आईएमएफ के थ्रू अपना लोन सैंक्शन करवा लिया और चीन ने भी उसको स्टेटमेंट दे दिया, क्योंकि चीन को अगर यूएस को काउंटर करना है एशिया के अंतर्गत तो पाकिस्तान को उसको अपने फेर में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे भारत इन तीनों शक्तियों के बीच में फंस जाता है, क्योंकि रशिया से हमारी दूरी अधिक है और रशिया और हमारे बीच में देशों का एक अंतर्जाल फैला हुआ है। और दूसरी बात यह है कि रशिया भी इतना प्रमुख रूप से, वह साथ तो हमारा निरंतर देगा, लेकिन आप ये कहें कि वो सारी शक्तियों को नकार के भारत को साथ देगा तो ऐसी स्थिति में वह नहीं आ सकता। इसलिए रशिया ने अपनी एक शांत स्थिति बना रखी है। उस शांत स्थिति में भी रशिया हमारे साथ है। वो कहता है कि मैं विरोध में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि भारत में एक रणनीतिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अब इन सारी परिस्थितियों में अब हम अपनी कमियों की बात कर लेते हैं। तो क्या ये सारी वैश्विक परिदृश्य भारत सरकार को नहीं पता होंगी? तो ये सारी वैश्विक परिदृश्य भारत सरकार को मुझसे कहीं अधिक पता होंगी। जब मुझसे अधिक पता होंगी तो हमसे त्रुटि कहाँ हो गई है? तो हमसे त्रुटि हो गई है उन 2 दिनों के खेल में। हम जानते थे
और मैंने कल इस बात को प्रधानमंत्री को स्पष्ट रूप से कहा है। कल शाम इतना गुस्सा था कि जो मैंने प्रधानमंत्री के लिए कहा है, मतलब प्रधानमंत्री से जो कहा है, कोई अपशब्द मैंने वहां पे उनके लिए प्रयोग नहीं करा है, लेकिन जो मैंने अपनी रुष्टता उनके प्रति दिखाई है, अगर किसी को बुरा लगता हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी वाणी को और अपने शब्दों की शैली के लिए क्षमा चाह सकता हूं, लेकिन जो मैंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं मैं उनको वापस लेने की स्थिति में अभी इस मनोस्थिति में नहीं हूं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि यह स्थिति हमको नहीं पता है, तो यह स्थिति हमको भी पता थी, तो त्रुटि कहाँ हुई है? त्रुटि हुई है समय की अनुशासनहीनता। जो 2 रात हमने पाकिस्तान पे अटैक करा था, उन 2 रातों में हमें पाकिस्तान को निपटा देना चाहिए था। हम इसी मंतव्य के साथ और पूरा देश इसी मंतव्य के साथ बैठा था कि 2 रात में पाकिस्तान निपट जाएगा। अब पूरे देश की मनोस्थिति क्यों बनती है कि 2 रात में पाकिस्तान को निपटा देना चाहिए था? वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री के निरंतर स्टेटमेंट आए थे कि इस बार आतंकवादियों को नहीं, जो आतंकवादियों को पालने और पोसने का काम करते हैं उनको भी सबक सिखाया जाएगा। अब पाकिस्तान में, और अगर पर्यावरण की स्थिति से हम इसका अध्ययन करते हैं, तो पाकिस्तान में आतंकवादियों बनाने का काम 2 लोग प्रमुख रूप से करते हैं। एक वहां की जनसंख्या का समूह और दूसरी है वहां की आर्मी। तो जनसंख्या का समूह पाकिस्तान का एक मनोस्थिति समर्थन आतंकवादियों को देता है, लेकिन उनके पूरे नियंत्रण का, उनके तंत्र का काम वहां की सेना देखती है। तो क्या हमने सेना को आघात पहुंचाया? मैं छोटे मोटे आघात की बात नहीं कर रहा हूं, जब मैं आघात की बात कर रहा हूं तो क्या हमने सेना की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी? तो नहीं, वहां पर हमने सेना की रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी, क्योंकि ध्यान रखिए अमेरिका के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री से बात नहीं करी है, उन्होंने वहां के आर्मी चीफ से बात करी, यानी कि संदेश साफ था कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ ही पाकिस्तान को चलाता है। तो क्या हमने पाकिस्तान की आर्मी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी कि वह अपने बल पर खड़े नहीं हो पाए? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमको पता था कि 2 दिन में अंतरराष्ट्रीय स्थिति का दबाव हमारे ऊपर आएगा। हमको पता था कि वो जो एमेंसलिज्म की रिलेशनशिप है, बस इस बार हमको ये पता था कि भारत को ये पता था कि मेरे होने से अमेरिका को नकारात्मक प्रभाव पहुंचेगा और अमेरिका लगातार यहाँ पे प्रतिक्रिया देगा। इसलिए अमेरिका की पहली प्रतिक्रिया अपरोक्ष रूप से आई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम भारत और पाकिस्तान के मध्य मध्यस्थता नहीं करेंगे, ये भारत और पाकिस्तान का विषय है और भारत इस विषय को देखेगा। यानी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भारत के से कोई स्टेटमेंट आ जाए तो हमें एक प्रकार से निमंत्रण, इन्विटेशन मिल जाएगा मध्यस्थता करने का, लेकिन भारत ने तब भी कोई इन्विटेशन पाकिस्तान को नहीं दिया। अंततः पाकिस्तान ने इनडायरेक्ट वे में अंततः अमेरिका ने अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान से संपर्क करके इस प्रकार का एक वातावरण बनाया जहां पर आईएमएफ से उसको लोन भी सैंक्शन हो रहा है। पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट चाइना से दिलवाया जहां से यूएस पे और दबाव पड़ा और सारी की सारी मध्यस्थता प्रक्रिया को पूरा करा गया है। यहां पर भारत सरकार की तरफ से वक्तव्य दिया गया कि डीजीएमओ लेवल तक बात हुई है, इससे ऊपर कोई बात नहीं है। इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि मान लिया कि 2 देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में और प्रधानमंत्री के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन जब युद्ध विराम की स्थिति का डिक्लेरेशन डीजीएमओ के स्तर से होता है तो हम ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि यह प्रधानमंत्री की सहमति के साथ नहीं लिया गया। यह प्रधानमंत्री की सहमति के साथ ही लिया गया होगा कि हम युद्ध विराम में जा रहे हैं, और अगर प्रधानमंत्री की सहमति के साथ नहीं लिया होगा तो फिर स्थिति बड़ी चिंताजनक है। लेकिन यह बहुत ही हाइपोथेटिकल थॉट है, ऐसी कोई संभावना नहीं हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्तमान सरकार किस तंत्र प्रक्रिया के माध्यम से काम करती है। तो त्रुटि हमसे कहां हो गई? बस त्रुटि हमसे उन 2 दिनों में हो गई जहां पर हम 2 दिन में ही पाकिस्तान को उस पर घुटने पे लाते थे, यानी कि हम एक बहुत बड़े स्तर पर मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहते था जहां पर हमको नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री के माध्यम से एक पूरा अटैक करना चाहिए था। पहली रात नहीं, तो पहली रात पर हम बहुत सीवियर अटैक करते और दूसरी रात में हम फाइनल असॉल्ट के लिए जाते, क्योंकि 2 से 3 दिन तो यूएस भी रुक सकता था, वो इतनी जल्दी पे प्रेशर बनाने वाला नहीं था। तो हमसे जो त्रुटि हुई है वह वास्तव में इस समय की अनुशासनहीनता के अंतर्गत हुई है, और कुछ हमारा आदर्शवाद हमको ले डूबा। जब वो सिविलियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट वहां पे उड़ा रहा था तो हमें उसको हटाना चाहिए था। जो त्रुटि पृथ्वीराज चौहान ने करी, जो त्रुटि 65 के युद्ध में हुई, जो त्रुटि 71 के युद्ध में हुई, जो त्रुटि 99 के युद्ध में हुई, वही त्रुटि 2025 में भी हो गई, और हमारा पीओके हमारे पास आते आते रह गया। यानी कि हमारा कश्मीर अखंड कश्मीर होते होते रह गया, बलूचिस्तान बनते बनते रह गया, और पाकिस्तान टूटते टूटते रह गया। हमने अपनी ही अनुशासनहीनता के कारण उस सपोले को, जिसका दम घुटने वाला था और हमने उसके मुंडी पर पैर रखा हुआ था, उसको जीवन दान दे दिया है। और ध्यान रखिए,
सपोले का चरित्र है वो काटता है, वो निरंतर काटेगा। हमने युद्ध नीति की घोषणा कर दी है, इसका अर्थ ये हो गया कि जब वो हम पे अटैक करेगा तो हम उस पर युद्ध करेंगे। इसका अर्थ ये भी हो गया कि क्या हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब किसी और व्यक्ति की आतंकवादी घटनाओं में जान जानी चाहिए। ये हमारे दो नेगेटिव पॉइंट थे जिनके कारण हम इस युद्ध विराम में वास्तव में पराजय की स्थिति के मनोदशा में आ गए हैं। हम पराजित नहीं हुए, लेकिन अगर आप प्रतिक्रिया देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे पूरी सोसाइटी की, तो पूरा समाज इस समय निराश है। और ये निराशा कुछ इसी प्रकार की है कि जैसे हम युद्ध में कहीं पराजित होकर आए हैं। इन सारी स्थिति के विश्लेषण के साथ मैं ये मान के चलता हूं कि प्रधानमंत्री और हमारी पूरी सरकार के तंत्र को ये बात पता थी। हो सकता है किसी रणनीति के अंतर्गत हमने ऐसा निर्णय ले लिया हो जिसकी जानकारी हमको ना हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वह क्षण ऐसे निकल के उभरे कि मैं अपने आप में गलत सिद्ध हो जाऊं, लेकिन आज की परिस्थिति के अनुसार विश्लेषण इसी बात को कहता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, इसको अधिक से अधिक प्रचार और प्रसारित करिएगा। तभी जब आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ ज्ञानवर्धक बातें मैं अपने माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।